हेलो झारखंड, वेलकम टू लर्नर्स गाइड एजुकेशन। आज हम लोग संडे टेस्ट नंबर 5 देखने वाले हैं। जनरल स्टडी का पोर्शन है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में वीडियो रहेगा। पेपर 3 में फ़ायदा पहुंचाएगा। जेएसएससी का प्रीवियस ईयर का एग्जाम में देखिएगा और जेपीएससी दोनों का पेपर का कंबाइंड वीडियो यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो चलिए एंजॉय कीजिए। थोड़ा सा तबीयत आजकल नॉर्मल नहीं चल रहा था, जिसके चलते वीडियो थोड़ा सा आगे के पीछे देखने को मिल रहा है। 2 दिन से टेस्ट में नहीं वहाँ पर डाल पा रहा हूँ टेलीग्राम पे। पीडीएफ के लिए आप लोग और क्यूज के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। टेस्ट आज से वहाँ से डालना शुरू कर देता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट टाइम चल पाया था, जरूर जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम पे ना चैनल का नेम सर्च कर लीजिएगा, खुल जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, द मेजर पार्ट ऑफ द सुंदरबंस, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट, इज लोकेटेड इन द विच ऑफ द फॉलोइंग नेबरिंग कंट्री इन इंडिया। तो बोला जा रहा है कि जो मैंग्रोव फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा, जो विश्व का सबसे बड़ा जो है मैंग्रोव फॉरेस्ट बोला जा रहा है, तो वह जो है इंडिया का किस नेबरिंग कंट्री में है। बड़ा भाग इंडिया में नहीं है, बड़ा भाग कहाँ पड़ेगा? नेपाल में, भूटान, श्रीलंका या फिर बांग्लादेश। तो अगर थोड़ा सा इंडिया का लोकेशन पता होगा, इंडिया के लोकेशन में से सारे कंट्री किधर हैं, तो आप लोग बता भी सकते हैं। इधर देखने को मिलेगा नेपाल, भूटान वगैरह, इधर कुछ रिवर वगैरह नहीं जाता है। श्रीलंका तो हमारे साथ सी इसके साथ बाउंड्री है। तो बांग्लादेश आंसर हो जाएगा। तो बांग्लादेश इसका सही आंसर होगा। लार्जेस्ट पार्ट जो है से मैंग्रोव फॉरेस्ट का, वो आपको देखने को मिलेगा बांग्लादेश में। सुंदरबन का नाम जो है से सुंदरी ट्री के नाम से पड़ा है, वहाँ पे सुंदरी ट्री पाया जाता है, इसीलिए उसको बोलते हैं। ओके, विश्व का सबसे लार्जेस्ट बोल सकते हैं, लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट वहाँ पे पाया जाता है। थोड़ा सा ऐसे ध्यान से देख लीजिएगा। यहाँ से गंगा रिवर यहाँ से निकलती है इंडिया के, आपको पता होगा। हिमानी गंगोत्री उत्तराखंड से निकलती है, इंडिया के 5 स्टेट से कवर करती है और उसके बाद यहाँ से बांग्लादेश में इंटर करती है। तो गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा रिवर के नाम से जानते हैं, पद्मा रिवर। ओके, और यहाँ से उधर से ब्रह्मपुत्र आता है, जो कि चाइना से मतलब उधर से निकलता है उधर। ओके, आपको पता होगा मानसरोवर से। और उसके बाद सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में इंटर करता है, उसके बाद इधर से होते हुए यहाँ पे आता है बांग्लादेश में। तो बांग्लादेश में इसका नाम है जमुना। क्या है? जमुना। तो ब्रह्मपुत्रा को बांग्लादेश में जमुना बोलते हैं। फिर जमुना और उसके बाद पद्मा मिलकर मेघना रिवर बनाती है। तो यही सारा माउथ अब देखिए सुंदरबन यहाँ पे बनता है, गंगा का माउथ है। तो यही सुंदरी ट्री वगैरह बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो विश्व का लार्जेस्ट डेल्टा बनता है, तो इसको थोड़ा सा आइडिया रखिएगा। यहाँ से कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ बांग्लादेश के बारे में। कभी भी बॉर्डर आता है तो जैसे बांग्लादेश का बॉर्डर है आपका, तो बांग्लादेश के साथ हम लोग का सबसे बड़ा बॉर्डर है, हमारा सबसे बड़ा बॉर्डर है बांग्लादेश के साथ। सेकंड स्थान पे आता है चाइना का, फिर पाकिस्तान के साथ, उसके बाद नेपाल के साथ, उसके बाद म्यांमार के साथ। तो ये सारा ऑर्डर है, तो इसको याद रख लीजिएगा। बांग्लादेश के साथ जो फोर्स लगा होता है इंडिया का, वह बीएसएफ होता है। चाइना में आईटीबीपी होता है, आईटीबीपी, और पाकिस्तान में भी बीएसएफ ही लगा होता है। ओके, पाकिस्तान में बीएसएफ होता है। नेपाल में आप लोग देखिएगा एसएसबी लगता है, सशस्त्र सीमा बल। और म्यांमार वाले रीजन में आपको देखने को मिलेगा आसाम राइफल्स, जो कि बहुत पुराना है ना, 1835 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, आसाम राइफल्स। आसाम का कैपिटल दिसपुर होता है, लेकिन दिसपुर में इसका हेडक्वार्टर नहीं है आसाम राइफल का। इसका हेडक्वार्टर आपको शिलोंग में देखने को मिलेगा, मेघालय का कैपिटल है। तो इसको थोड़ा सा आप लोग याद रख सकते हैं। क्लियर? और बांग्लादेश के साथ हमारा बॉर्डर सबसे ज़्यादा है 40-96 किलोमीटर। इसको थोड़ा सा याद रख लीजिएगा, 40-96 किलोमीटर बांग्लादेश के साथ हमारा बॉर्डर है इंडिया का। सेकेंड क्वेश्चन को मूव करते हैं। इन विच ऑफ द फ्लोइंग रिवर्स ऑफ झारखंड द फेमस वाटरफॉल दसम वाटरफॉल इज फॉर्म। आपको सिंपल से बोला जा रहा है कि दसम वाटरफॉल आप लोग देखते हैं, तो दसम वाटरफॉल जो है झारखंड में किस रिवर पे है? तो कांची रिवर पे, बनई रिवर पे, रामग्रहा रिवर या फिर बुरहा रिवर पे है? देखिए इसका आंसर हो जाएगा कांची रिवर। तो कांची रिवर पर देखने को मिलेगा आपको जो है से दसम वाटरफॉल। अगर थोड़ा सा बात करें तो कांची रिवर, बाकी बनई रिवर पर आप लोग को देखने को मिलेगा पंचघाघ, है ना। बनई रिवर पे आपको पंचघाघ देखने को मिलेगा। ये आपको खूंटी डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा, खूंटी डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा। रामग्रहा रिवर है, तो जो रामग्रहा रिवर पर इसमें आपको हिरनी जलप्रपात देखने को मिलता है, हिरनी जलप्रपात। तो हिरनी आपको वेस्ट सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा। उसके बाद बुरहा रिवर पर आप लोग को देखने को मिलेगा लोध फॉल ना, लोध फॉल देखने को मिलेगा लातेहार में ना, लोध फॉल, लोध LODH ना, लोध फॉल देखने को मिलेगा लातेहार में। और ये झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, इसका हाइट है 143 मीटर। ओके, अगर फीट में कन्वर्ट कीजिएगा तो 469 फीट आ जाएगा। देख लीजिएगा सारा चीज़। तो कांची रिवर पे हो गया आपको दसम वाटरफॉल। ओके, और बनई रिवर पे कौन हो गया? आपको पंचघाघ देखने को मिलेगा आपको खूंटी डिस्ट्रिक्ट में। रामग्रहा रिवर पे देखने को मिलेगा जो आपको देखने को मिलता है हिरनी जलप्रपात, वेस्ट सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में। और बुरहा रिवर पर मिलेगा आपको लोध फॉल, जो कि लातेहार में, झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। अगर रांची के बारे में बात करें तो रांची को आप लोग सिटी ऑफ वाटरफॉल बोलते हैं। बहुत सारा वाटरफॉल आपको रांची में देखने को मिलेगा, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपको हुंड्रू है। जो जितना भी आप देख रहे हैं, दसम हो गया, ओके, जोन्हा वाटरफॉल आप लोग देख रहे हैं, उसके बाद हुंड्रू फॉल, ये सारा आप लोग देखने को मिलेगा, या रांची में ही पड़ता है।
कम से कम इसको याद रख लीजिए, जो दसम फॉल है आपको देखने को मिलेगा, इसका लेंथ कम से कम याद रख लीजिएगा, जितना हाइट है 44 मीटर ऊंचा से गिरता है। ओके, बताया था ना अभी, कांची रिवर से दसम फॉल बनता है, जो कि आंसर था क्वेश्चन का। उसका हुंड्रू फॉल जो है स्वर्ण रेखा रिवर पे है। अब इसका लेंथ आप लोग याद रखिएगा 98 मीटर है ना। फीट में कन्वर्ट करना हो तो लगभग 3.3 फीट और 3 इंच होता है, लगभग मल्टीप्लाई करके निकाल लीजिएगा, 3 फीट 3 इंच ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 3 देखते हैं हम। इन विच ईयर डिड इंडिया एंड नेपाल साइन द ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप। कहा जाता है कि इंडिया और नेपाल के बीच में फ्रेंडशिप ऑफ मतलब साइन हुआ था ट्रीटी, किसके लिए, पीस एंड फ्रेंडशिप के लिए ट्रीटी साइन हुआ था। तो किस साल हुआ था, 1950 में, 1955 में, 1960 में या फिर 1972 में। क्या आंसर होना चाहिए। आप लोग पता होगा नेपाल में आप लोग जाने के लिए वीज़ा वगैरह पासपोर्ट नहीं लगता है। ओके, वीज़ा और पासपोर्ट अगर आप लोग को नहीं लगेगा नेपाल में, तो क्यों नहीं लगता है, तो क्योंकि हम लोग ट्रीटी साइन करके रखे हुए हैं। कब का ट्रीटी है बताइए, तो 1950 का ट्रीटी देखने को मिलता है ना। 1950 में ट्रीटी देखने को मिलेगा, काठमांडू में साइन किया गया था, जो कि सार्क का हेडक्वार्टर भी है। चलिए 31 जुलाई को था, तो 1950 में कम से कम डेट याद रख लीजिएगा, काठमांडू में साइन हुआ था। कौन कौन साइन किए थे, तो आप लोग को देखने को मिलेगी, वहाँ के जो पीएम था ना, उनका नाम तो पूरा लंबा चौड़ा है, मोहन शमशेर जंग बहादुर राणा, मोहन शमशेर जंग बहादुर राणा। और इंडिया का जो एम्बेसडर थे नेपाल में, उनका नाम था चंद्रेश्वर नारायण। क्या था, चंद्रेश्वर नारायण था, तो वही जो है चंद्रेश्वर नारायण सिंह था नाम। तो उन्हीं के बीच में यह ट्रीटी साइन हुआ था, थोड़ा सा याद रख सकते हैं। ओके, नेपाल, बाकी नेपाल में पशुपतिनाथ टेम्पल, ओके, पशुपतिनाथ टेम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, और त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, 2 चीज़ याद रख सकते हैं आप लोग। बाकी 1960 में आप लोग साइन किए थे, याद है, इंडस वाटर ट्रीटी आप लोग साइन किए थे 1960 में, 19 सितंबर को। और इंडस वाटर ट्रीटी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको याद रख लीजिएगा। इंडस वाटर ट्रीटी साइन किया गया था इंडिया और पाकिस्तान में ना, तो उसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो इंडस वाटर ट्रीटी नेहरू और अयूब खान के बीच में हुआ था, नेहरू और अयूब खान के बीच में हुआ था, कराची में साइन किया गया था इंडस वाटर ट्रीटी। बाकी कुछ और बताता हूँ, सिंधु जल समझौता, ये भी इंपॉर्टेंट है ना, क्वेश्चन आते हैं इस पर। कुछ बात करते हैं, जैसे कि एक पंचशील है, पंचशील समझौता वो हुआ था, आप लोग को देखने को मिलेगा 1954 में। क्या है, 1954 में पंचशील समझौता हुआ था। तो उसके बीच आप लोग देखने को मिलेगा जो नेहरू जी थे, प्रधानमंत्री जो नेहरू जी थे, और उसके बाद जो चौ इन लाई उस तरह से पाकिस्तान के चाइना के प्रथम प्रधानमंत्री थे। चाइना में प्रधानमंत्री भी होता है, तो चौ इन लाई वहाँ पे थे, तो फर्स्ट पीएम थे चाइना का। उन्हीं के बीच में जो है नेहरू और याद रख लीजिएगा, चौ इन लाई के बीच में यह समझौता किया गया था पंचशील। एक दूसरे को रेस्पेक्ट करना है, ओके, एग्रेशन नहीं दिखाना है, ओके, एक दूसरे के मैटर में टांग नहीं अड़ाना है, ये सारा कुछ था। लेकिन चाइना का आपको पता है कि टांग अड़ाते रहता है, कितना टाइम वीटो करते रहता है बहुत सारे मैटर पे। ओके, तो इसको थोड़ा सा कुछ याद रख लीजिएगा ना, ये पंचशील एग्रीमेंट है, चाइना के साथ किए थे हम लोग। यहाँ से देख लीजिएगा, किस लिए आया है भाई मैप, इंडिया नेपाल, हाँ, इंडिया और नेपाल के साथ देख लीजिएगा। नेपाल के साथ हमारा जो है 5 जो है स्टेट बॉर्डर टच करता है। उत्तराखंड देखने को मिलेगा, उसके बाद उत्तर प्रदेश देखने को मिलेगा, फिर बिहार देखने को मिलता है, इधर से वेस्ट बंगाल देखने को मिलेगा, और यहाँ से सिक्किम देखने को मिलेगा। तो 5 इंडियन स्टेट जो है नेपाल के बॉर्डर को टच करते हैं, इसको आइडिया होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया इज कनेक्टेड थ्रू द नाथुला पास इन द हिमालय रीजन। हिमालय रीजन आपको बोला जा रहा है कि कौन सा ऐसा नेबरिंग कंट्री है जो कि इंडिया के नाथुला पास से कनेक्ट है ना, नाथुला पास से कनेक्टेड है हिमालय रीजन में। भूटान, पाकिस्तान, चाइना या नेपाल। थोड़ा सा देखिएगा नाथुला पास का लोकेशन, तो आपको समझ में आ जाएगा। नाथुला सेक्टर आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, इधर आसपास में चुम्बे वैली आप लोग को देखने को मिला होगा। ओके, भूटान वाले साइड में रीजन में जो न्यूज में बहुत सारा था। तो नाथुला सेक्टर इंडिया और चाइना को कनेक्ट करने का काम करता है ना, नाथुला जो है आपको इंडिया और चाइना को कनेक्ट करने का काम करता है। बाकी कुछ पास आपको मैं बता देता हूँ ना, थोड़ा सा याद रख लीजिएगा पास। जैसे कि जोजिला है, क्या है, जोजिला है, पीर पंजाल है और बनिहाल है। जोजिला, पीर पंजाल और बनिहाल, ये सारा जम्मू एंड कश्मीर में देखने को मिलता है, कुछ दर्रा जिसको आप बोलते हैं। उसके बाद अगर बारालाचा और रोहतांग और सिपकिला 3 है, क्या बोला, बारालाचा, ओके, रोहतांग और सिपकिला 3 जो है सबको हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलता है, तो इसको याद रख लीजिएगा। उसके बाद लिपू लेक जो है ना, लिपू लेक आपको देखने को मिलेगा, लिपू लेक बहुत इंपॉर्टेंट है। लिपू लेक आपको उत्तराखंड में देखने को मिलता है, किधर, उत्तराखंड में। और उसके बाद थोड़ा सा याद रखिएगा दिहांग और बोमडीला, क्या है, दिहांग और बोमडीला, ये आपको देखने को मिलेगा अरुणाचल प्रदेश में। तो कुछ याद रखिएगा, दिहांग वाला रीजन इंपॉर्टेंट होता है ना। चलिए
दिहांग पूछते हैं कभी कभी, तो दिहांग वाला रीजन इंपॉर्टेंट है, अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। तो ये सब आप तो कुछ कुछ याद रख सकते हैं। ओके, फिर से बताता हूँ, जोजिला, पीर पंजाल और बनिहाल जम्मू कश्मीर में है। उसके बाद देख लीजिएगा बारालाचा है, फिर रोहतांग पास और सिपकिला तीनों हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। लिपू लेक आपको उत्तराखंड में देखने को मिलता है, और उसके बाद देख लीजिएगा दिहांग और बोमडीला ये अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलता है ना। तो ये सब कुछ कुछ याद रख लीजिएगा। नाथुला सिक्किम में पास पड़ता है। ओके, जब नदी का रास्ता जब बना था तो वहाँ पे नदी जब रास्ता बनाते हैं उसको दर्रा के नाम से आप लोग जानते हैं। कैनियन भी वैसी बनता है ना, कैनियन बताया था ना आपको, याद है, क्वेश्चन भी डिस्कस किया था एक। ये कुछ कुछ चीज़ें हैं तो देख लीजिएगा। यहाँ पे नाथुला सेक्टर जो नाथुला पास है उसका लोकेशन वहाँ पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेक देख रहे हैं, पैंगोंग सो लेक, ये वही लेक है जो आप लोग 3 इडियट्स मूवी में देखे थे लास्ट टाइम, जो सीन देखे थे वही पैंगोंग सो लेक है। TSO साइलेंट होता है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स इज ऑल्सो नोन एज द मोराबादी हिल, बोला जा रहा है किस हिल को आप लोग मोराबादी हिल के नाम से जानते हैं। तो देखने को मिलता है आपको जो मोराबादी हिल, उसको आप लोग देख लीजिएगा, इसको बोलते हैं हम लोग टैगोर हिल के नाम से जानते हैं। रांची में देखने को मिलेगा। ओके, रांची का मोराबादी में तो टैगोर हिल देखने को मिलता है। ओके, तो इसको थोड़ा सा आप लोग याद रख सकते हैं। आज तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी का जयंती भी है। 300 फीट लगभग बोला जाता है कि ऊंचाई पर है, या इतना तो पूछेंगे नहीं, मुझे लगता नहीं है कि 300 फीट की ऊंचाई पूछेंगे इससे। 300 फीट है टैगोर। बाकी गोवर्धन हिल आपको पता होगा मथुरा यूपी में है। आपको पता होगा कि जब बहुत सारा बारिश वगैरह आया था तो वहाँ पे जो कृष्ण जी हैं गोवर्धन पर्वत को उठाए थे, तो वहाँ से कुछ रिलेटेड है। राजगीर हिल तो आपको वहाँ पे राजगिरी में देखने को मिलेगा बिहार में। और एक लुसाई हिल इंपॉर्टेंट है। लुसाई हिल आपको देखने को मिलेगा मिजोरम में। कहाँ पे? मिजोरम में देखने को मिलेगा लुसाई हिल। तो इसको थोड़ा सा याद रख लीजिएगा, मिजोरम ना। चलिए, अब ब्लू माउंटेन भी आपको मिजोरम में देखने को मिलता है, ब्लू माउंटेन, इसको याद रख सकते हैं आप लोग। ओके, तो याद रख लीजिएगा टैगोर हिल है। रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं जिनको एशिया के फर्स्ट नोबल लॉरेट हैं। पहली बार इनको मिला है गीतांजलि के लिए 1913 में नोबल प्राइज लिटरेचर के लिए। विच टाइप ऑफ वेस्ट इज पोल्यूटिंग स्वर्णरेखा रिवर ऑफ झारखंड, बोला जा रहा है कि स्वर्णरेखा रिवर जो है उसको कौन सा पोल्यूटेंट जो है सबसे ज़्यादा पोल्यूट कर रहा है। थर्मल पोल्यूटेंट, रेडियो एक्टिव एलिमेंट, डोमेस्टिक या फिर बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल होता तो भाई कोई प्रॉब्लम ही नहीं था, उसको तो खत्म हो जाता, तो ऑप्शन ऐसे हट गया। यहाँ पे रेडियो एक्टिव एलिमेंट इसको बहुत ज़्यादा पोल्यूट कर रहा है, इस रिवर को, स्वर्णरेखा रिवर को। ओके, चलिए, स्वर्णरेखा रिवर आप लोग को देखने को मिलेगा। स्वर्णरेखा रिवर, स्वर्णरेखा रिवर रांची के नगड़ी से निकलता है ना, रांची के नगड़ी पहाड़ी नगड़ी से विलेज से निकलते हैं, वहाँ से देखने को मिलेगा छोटा नागपुर से, रांची नगड़ी से निकलती है स्वर्णरेखा। और कभी भी आप लोग को देखिएगा कि यह नदी जो है से कभी भी किसी के सहायक नदी नहीं बनती है। अपने कोर्स के दौरान कभी भी किसी के सहायक नदी नहीं बनती है, तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कुछ कुछ इसका जो है से आज ट्रिब्यूटरी बता देता हूँ। ओके, ट्रिब्यूटरी बताता हूँ स्वर्णरेखा रिवर का। जैसे एक सबसे इंपॉर्टेंट आपको देखे होंगे खरकई रिवर, क्या है? खरकई, एक खरकई हो गया। फिर कांची याद रख लीजिएगा, कांची। अब एक है करकारी, करकारी, तो सारा के से ही है, स्वर्णरेखा है कारकारी, तो याद इस इंपॉर्टेंट है। खरकई और जो स्वर्णरेखा है उसी के कॉन्फ्लुएंस पर देखने को मिलेगा आप लोग को जमशेदपुर सिटी है ना, तो इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद रखिएगा। बाकी आप लोग एक चांडिल डैम भी इस रिवर पे है, क्या है? चांडिल डैम भी देखने को मिलेगा सरायकेला खरसावां रीजन में। ओके, सरायकेला खरसावां रीजन में चांडिल डैम भी देखने को मिलता है, स्वर्णरेखा रिवर पर ही मिलेगा। ओके, चलिए, वही सरायकेला खरसावां जहाँ से छऊ नृत्य निकल कर आया है। तपन पटनायक याद है ना आपको, सरायकेला छऊ नृत्य से रिलेटेड है। चलिए, और सोराई कोबर कहाँ से आया है? हजारीबाग से। ओके, तो देख लीजिएगा, ये सारा चीज़ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हु डेवलप द वैक्सीन अगेंस्ट पोलियो, बोला जा रहा है कि पोलियो के खिलाफ जो था से पोलियो के लिए सबसे पहले टीका किसने विकसित किया था? जॉन साल्क, लुई पास्चर, एडवर्ड जेनर या फिर अरविंद खुराना। तो देखिए यहाँ से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जॉन साल्क ना। जॉन साल्क जो है से आपको पोलियो का वैक्सीन को जो है से डेवलप किए थे, इसको याद रख लीजिएगा, इन्वेंट किए थे। ओके, 1955 के आसपास में आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद देखिएगा लुई पास्चर से रेबीज का टीका बनाए थे। ओके, रेबीज, कुत्ता काटने पर रेबीज होता है, आपको पता होगा। एडवर्ड जेनर देखने को मिलेगा स्मॉल पॉक्स का ना, जो स्मॉल पैक्स होता है, छोटी माता वगैरह आप लोग देखे होंगे, चेचक वगैरह, तो उसके लिए किए थे यह टीका। ओके, तो इसको याद रख सकते हैं। और एडवर्ड जेनर को आप लोग फादर ऑफ जो है से वैक्सीनेशन बोलते हैं, फादर ऑफ वैक्सीनेशन एडवर्ड जेनर को बोला जाता है फादर ऑफ वैक्सीनेशन, तो याद रख सकते हैं। अरविंद खुराना इंडियन पर्सनालिटी है, इनको जेनेटिक कोड की व्याख्या करने के लिए नोबेल प्राइज दिया गया था ना 1968 के आसपास। ओके, तो अरविंद खुराना है, कौन है? अरविंद खुराना, 1968 नोबेल प्राइज, नोबेल लॉरिएट हैं, एक जेनेटिक कोड की व्याख्या किए थे। द सेज विच इज सेड टू हैव आर्यनाइज्ड साउथ इंडिया, बोला जा रहा है कि वह कौन से पर्सन थे जो साउथ इंडिया में आर्यनाइज किए थे, यानी कि आर्य का प्रसार किए थे।
ठीक है। तो उन्हें दक्षिण में आर्यकरण किया था, उनका नाम बताना है। विश्वामित्र, अगस्त्य, वशिष्ठ या फिर सांभर, बताया जाए। तो देखिए इसका आंसर आपको अगस्त्य हो जाएगा। तो अगस्त्य वो पर्सन थे जो कि साउथ इंडिया में देखा जाता है कि अगस्त ऋषि जो है से वही जो साउथ इंडिया में जो है से यादव कम्युनिटी को बोला जाता है कि यादव कम्युनिटी साउथ इंडिया का जो था उनको जो है आर्यकरण किए थे सबसे पहले। ओके, याद रख सकते हैं आप लोग। बाकी इनको आप लोग फादर ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन के नाम से भी अगस्त ऋषि को जानते हैं, फादर ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन। बाकी विश्वामित्र आप लोग जानते होंगे, विश्वामित्र जो है से ऋग्वेद का कलेक्शन वगैरह किए थे। ओके, ऋग्वेद का कलेक्शन वगैरह किए थे, बहुत सारा पोएम इनके द्वारा कंपोज वगैरह किया गया, इंक्लूडिंग गायत्री मंत्रा वगैरह। ओके, वो ऋग्वेद से ही रिलेटेड है। ओके, चलिए। और वशिष्ठ आपको पता होगा कामधेनु गाय वगैरह जो है उसके लिए जो उसके ऑनर माने जाते हैं, कामधेनु वगैरह। तो सप्तऋषि में टोटल 7 ऋषि आते हैं ना, तो उसमें सब आपको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द मौर्यन पीरियड द टैक्स इवेजन वाज पनिश्ड विद। अब टैक्स इवेजन होता है कि टैक्स की चोरी करना। तो जब टैक्स का चोरी अगर किया जाता मौर्यन पीरियड में तो उसको क्या सजा दिया जाता था? मृत्यु का, कॉन्फिस्केशन ऑफ गुड्स, सामानों को कुर्की जब्ती कर लिया जाता था, यानी कि सामान जब्त कर लिया जाता था, इम्प्रिजनमेंट, बंदी बना दिया जाता था, या फिर नन ऑफ दिस, क्या कोई नहीं। इसका आंसर आपको देखने को मिलेगा डेथ। डेथ पेनल्टी था। टैक्स इवेजन अगर किया जाता था तो डेथ का वहाँ पे प्रोविजन था। ओके, मौर्यन काल में बात की जा रहा है। ओके, मौर्यन पीरियड, चंद्रगुप्त मौर्य इसके फाउंडर थे, आपको याद होगा। चलिए, और बाकी कहा जाता है कि आप लोग देखे होंगे जो वैशाली वगैरह में जो बाली कर वगैरह था जो कि धार्मिक अनुष्ठान पर वगैरह दिया जाता था, ओके, श्रद्धांजलि वगैरह पर, तो वहाँ से आप लोग को देखने को मिलेगा उसको हटा दिया गया था। ओके, और एगो बाघा जो टैक्स था एग्रीकल्चर पर इम्पोज किया गया था मौर्यन पीरियड में, तो इसको थोड़ा सा याद रख सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो नोन एज आंध्रा भोज। बोला जा रहा है कि आंध्रा भोज जो है इसी के नाम से कौन फेमस है? कृष्णदेवराय, राजेंद्र चोला, या फिर हरिहरा, या फिर बुक्का। तो बताया जाए तो इसका आंसर आपका कृष्णदेवराय होगा। कृष्णदेवराय वो पर्सन थे जो कि आंध्रा भोज के नाम से फेमस है। कृष्णदेवराय बहुत फेमस पर्सनालिटी है ना, देखिएगा तो ये आपको तुलुवा डायनेस्टी से थे, तुलुवा डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। इनका टाइम पीरियड 1520 से 1529 तक था। गड़बड़ हो रहा है, 1509 से लेकर 1529 तक था, 1509 से लेकर 1529 तक था टाइम पीरियड। लगभग 20 साल का इनका देखने को मिलेगा टेन्योर। ओके, बाकी हरिहर और बुक्का के द्वारा ना विजयनगर साम्राज्य जो था उसकी स्थापना किया गया था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया गया था 1336 में। ओके, हरिहर एंड बुक्का के द्वारा, यही हरिहर एंड बुक्का है। बाकी कृष्णदेवराय इंपॉर्टेंट पर्सन है, ये जो है आपको देखने को मिलेगा ये बुक लिखे हैं अमुक्ता माल्यदा बुक। क्या है? अमुक्ता माल्यदा बुक लिखे हैं, याद रखिएगा अमुक्ता माल्यदा बुक। और वह लैंग्वेज है आपका तेलुगु में ना, क्या है? तेलुगु में है, तमिल में नहीं, याद रखिएगा तेलुगु भाषा में लिखे हैं अमुक्ता माल्यदा बुक। और एक उषा परिनियम भी बुक है ना, उषा परिनियम, ये संस्कृत में लिखे हैं। उषा परिनियम बुक भी ये लिखे हैं संस्कृत लैंग्वेज में, तो इसको याद रख सकते हैं आप लोग। ओके, बाकी एक रायचूर का वार भी हुआ था 1520 में ना, रायचूर का वार हुआ था कृष्णदेवराय के टाइम में, और कृष्णदेवराय और आदिल शाह के बीच हुआ था, इसको याद रख सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हेमचंद्र विक्रमादित्य इज फेमस इन इंडियन हिस्ट्री। हेमचंद्र विक्रमादित्य जो है से के नाम से कौन फेमस है? पूरनमल, मालदेव, राणा संगा, या फिर हेमू। तो देखिए इसका आंसर आपको हो जाएगा हेमू। ओके, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत आपको याद होगा। ओके, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत आपको याद होगा, आपको 1556 में देखने को मिला था। अब ठीक है, क्या था? थर्ड बैटल ऑफ पानीपत देखने को मिला था 1556 में। अकबर किस काल में हुआ था ना, अकबर और जो वही हेमचंद्र विक्रमादित्य यानी कि हेमू के टाइम में हुआ था, तो इसको याद रख सकते हैं आप लोग। राणा सांगा इंपॉर्टेंट क्यों है? तो राणा सांगा जो इंपॉर्टेंट है आप लोग देखने को मिलेगा, इनके टाइम में एक इंपॉर्टेंट वार हुआ था, चंदेरी का युद्ध। क्या था? चंदेरी का युद्ध हुआ था बाबर और देखने को मिलेगा राणा सांगा के बीच में। बाबर थे ना 1527 में देखने को मिला था। ओके, बाबर और राणा सांगा के बीच। नाम है हेमू, ठीक है, तो याद रख सकते हैं आप लोग, हेमचंद्र विक्रमादित्य। नेक्स्ट आता है अबुल फजल डेथ वाज कॉज्ड बाय। अबुल फजल आपको पता होगा जिन्होंने क्या लिखे थे? बाबरनामा लिखे थे। बाबरनामा लिखे थे या अकबरनामा लिखे थे? अकबरनामा लिखे थे। क्यों? क्योंकि बाबर तो पढ़ा लिखा था, अकबर जो था से अनपढ़ था। तो बाबर जो है से तुजुके बाबरी खुद अपनी आत्मकथा लिखे हैं। ओके, अबुल फजल जैसे पर्शियन लैंग्वेज में अकबरनामा लिखे हैं। अकबर अनपढ़ थे, ठीक है, और 13 साल की उम्र में बादशाह बने थे, आपको आइडिया होगा। तो ये अबुल फजल क्या थे? वो थे अकबरनामा लिखे थे, याद रख सकते हैं पर्शियन लैंग्वेज में। तो अबुल फजल का डेथ का कारण कौन थे? शहजादा सलीम, अब्दुल रहीम खाने खाना, शहजादा दनियल, या फिर शहजादा मुराद। आंसर होगा शहजादा सलीम ना।
शाहजादा सलीम जैसे अबुल फजल के मृत्यु कारण थे। उनको कहा जाता है कि ये जो है से अबुल फजल जो था, अबुल फजल जो थे शाहजादा अलीम के जो रास्ते में शाहजादा बनने मतलब बादशाह बनने के राह में रोड़ा बन रहे थे, इसीलिए इनको हटा दिया गया मार्ग से। ओके चलिए तो किसी के राह में जब रोड़ा अटकता है तो उसको हटा दिया जाता है, आपको आइडिया होगा। तो शाहजादा सलीम आंसर होगा। यही जहांगीर के नाम से आपको फेमस है, आपको पता होगा, बाद में बादशाह बने थे, मुगल के चौथे बादशाह ना, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और शाहजहां, औरंगजेब वगैरह आप लोग देखे होंगे। तो ये सारा कुछ कुछ ऑर्डर आप लोग याद रख सकते हैं। तो यही शाहजहां सलीम थे, जहांगीर के नाम से फेमस थे। और जहांगीर न्याय की जंजीर लगाए थे। और याद रख लीजिएगा तंबाकू पर प्रतिबंध भी यही लगाए थे, तंबाकू पर प्रतिबंध भी लगाए थे। और एक बहुत बुरा कारनामा इनके द्वारा किया गया था। जहांगीर के द्वारा क्या किया गया था, जहांगीर के थे जो सिख के 5वें गुरु थे, गुरु अर्जन देव, उनको फांसी पर सजा दे दिया गया था ना, डेथ दे दिया गया था उनको। तो इसको याद रख सकते हैं, शाहजादा सलीम को इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द फर्स्ट ट्राइबल लीडर हु वाज इंस्पायर्ड बाय महात्मा गांधी एंड हिज आइडियोलॉजी। आइडियोलॉजी में तो होता है विचारधारा। तो महात्मा गांधी से और उनके विचारधारा से प्रभावित होने वाले फर्स्ट ट्राइबल लीडर कौन थे? बोला जा रहा है अल्लूरी सीताराम राजू, अल्लूरी सीताराम राजू, जोड़ानंग लिखा हुआ है, जोड़ानंग, उसके बाद झाबर बापा, उसके बाद रानी गाइदिन लियू। ओके तो क्या होना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाए आपको जोड़ानंग। क्या होगा? जोड़ानंग जो थे वो पर्सन, वो फर्स्ट पर्सन थे ट्राइबल लीडर जो कि महात्मा गांधी से ना, महात्मा गांधी से मतलब बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। और देखने को मिलेगा ये मणिपुर से थे ना, जो जोड़ानंग थे मणिपुर के पर्सनालिटी थे। मणिपुर वगैरह रीजन में भी बहुत सारा आप लोग ट्राइबल पीपल देखने को मिलते हैं, आपको पता होगा। ओके ये जो थे ना सर रोंगमेई नागा ट्राइब से थे ना, रोंगमेई एक नागा ट्राइब है, आपको देखने को मिलेगा, उससे बिलोंग करते थे जो पर्सन है जोड़ानंग। तो रोंगमेई नागा ट्राइब से बिलोंग करते थे जोड़ानंग। ओके याद रखिएगा। बाकी जोड़ानंग के कजन थी वह रानी गिदलियू जो थी से आपको देखने को मिलेगी, जोड़ानंग की मतलब कजन थी। ओके रानी का टाइटल आप लोग को तो उस टाइम दिया गया था जब जवाहरलाल नेहरू उनसे मिलने गए थे जेल में। और बाकी अल्लूरी सीताराम राजू एक इंपॉर्टेंट पर्सन है, इन्होंने इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 का था। ओके इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 का था, उसका काफ़ी ज़्यादा विरोध किए थे। बाकी फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट इंडिया में 1981 में आया था। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक्स इज नॉट लाइकली टू कंटेन फॉसिल्स। बोला जा रहा है कि फॉसिल्स जो है किस में नहीं होता है। मैं एक क्वेश्चन आप लोगों को जितना भी कोल पेट्रोलियम वगैरह मतलब जितना भी रॉक्स था उसका मैं एक लास्ट क्यूज में आपको डाला था। आई थिंक सैटरडे को तो क्यूज नहीं किया था, सैटरडे को किया था, संडे को नहीं किया था, आई थिंक ना फ्राइडे को क्यूज दिया। तो उसमें सारा मैं जो ऐसे क्यूज आपको दिया था फ्यूल वगैरह पे, फॉसिल फ्यूल वगैरह होता था, कहाँ कहाँ पाया जाता है, या फिर स्टोन वगैरह पे था ना, शायद स्टोन पे ही था, फॉसिल फ्यूल पे नहीं था, आपको शायद रॉक पे था ना, रॉक पे ही था। तो उसको जाकर देख लीजिएगा। तो वहाँ पे बताया जा रहा है यहाँ से कि किस तरह का जो रॉक होता है जिसमें आपको फॉसिल्स नहीं होता है। फॉसिल में कोल पेट्रोलियम आप लोग नाम सुने होंगे, तो किस में नहीं पाया जाता है? कॉन्ग्लोमेरेट, ग्रेनाइट, सेल या फिर सैंडस्टोन। तो देखिए आपको थोड़ा सा आइडिया बताता हूँ, यहाँ पे इसका आंसर ग्रेनाइट होगा। ग्रेनाइट देखिएगा ये लावा से बनता है, आप लोग को लावा से बनता है, बहुत कठोर पदार्थ होता है ग्रेनाइट। तो इसके अंदर जगह नहीं होता अंदर में कोई जाने का। जबकि कॉन्ग्लोमरेट, सेल और सैंडस्टोन देखिएगा, लाइमस्टोन वगैरह, ये सब सेडिमेंट्री रॉक्स का एग्जाम्पल है। ओके अवसादी चट्टाने का। तो ये सब में थोड़ा थोड़ा पोर टाइप का कुछ होता है, पोर टाइप का। तो जब छेद वगैरह छिद्र होता है तो इसके अंदर कुछ मटेरियल घुस सकता है, तो पेट्रोलियम इसके अंदर जमा हो जाता है, समझे? तो इसीलिए कहा जा रहा है पेट्रोलियम जमा हो जाता है। तो इस तरह के जो मतलब जो स्टोन देखने को मिलते हैं सेडिमेंट्री रॉक, उसमें आपको पेट्रोलियम देखने को मिल जाता है। तो इसको थोड़ा सा याद रख सकते हैं। बाकी ग्रेनाइट वगैरह में देखने को नहीं मिलेगा। ग्रेनाइट एक तरह से आपको देखने को मिलेगा इग्नियस रॉक का एग्जाम्पल है। ओके इग्नियस यानी कि आग्नेय चट्टान का एग्जाम्पल है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से देख लीजिएगा। पेट्रोलियम वगैरह प्रोडक्ट वगैरह इसमें सेडिमेंट्री रॉक्स में पाया जाता है। कॉन्ग्लोमेरेट, सेल, सैंडस्टोन सारा सेडिमेंट्री रॉक्स का एग्जाम्पल है। ओके अवसादी चट्टानें। बाकी आप लोग देखेंगे मार्बल वगैरह ये सब मेटामॉर्फिक रॉक में आता है। ओके मार्बल। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द मोस्ट कॉमन एरिया फॉर नोमैडिक हर्डिंग। नोमैडिक हर्डिंग देखने को मिलता है, लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, वहाँ पे बसते वगैरह हैं। तो कहाँ पे सबसे ज़्यादा नोमैडिक वगैरह जो है से देखने को मिलता है? तो वही आंसर देखने को मिलेगा ड्राई एरिया में। तो जो सूखा जहाँ प्रदेश होता है वहाँ पे लोग ज़्यादा नोमैड करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह घूम के जाते हैं, घुमंतु लोग बोला जाता है इसको। जैसे कि सहारा रीजन वगैरह देखिएगा, उसके बाद नॉर्वे वगैरह रीजन देखिएगा ना, नॉर्वे वगैरह चाहे चिली वगैरह रीजन जो कि मरुस्थल होगा, आटाकामा वगैरह आप लोग देखे होंगे। तो उस रीजन में जैसे नोमैड ज़्यादा घूमते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो नोमैडिक हर्डिंग होता है उस वाले रीजन में होता है, तो ड्राई एरिया में होता है। यह क्वेश्चन जेपीएससी का है। ओके
तो देखिए झारखंड में जितना भी एग्जाम हुआ है मैं कोशिश करता हूँ कि लगभग क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा दिया जाए, क्योंकि आगे पीछे करके घुमा के क्वेश्चन पूछते रहते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन द फर्स्ट कॉटन मिल इन इंडिया इज स्टेब्लिश्ड एट, तो फर्स्ट इज नहीं होगा, वाज होना चाहिए था यहाँ पे। ओके, तो बोला जा रहा है कि इंडिया में, भारत में प्रथम जो कॉटन मिल था वह जो है से कहाँ पे लगाया गया था, बॉम्बे में, अहमदाबाद में, बड़ौदा में या फिर कलकत्ता में। तो देखने को मिलेगा जो फर्स्ट टाइम आप लोग यहाँ पे देखने को मिलेगा कलकत्ता में लगाया गया था। कहाँ पे? कलकत्ता में प्रथम जो है से कॉटन मिल लगाया गया था कलकत्ता में। टाइम पीरियड था आपका 1818। अभी उसके बाद दूसरा टाइम भी आपको, दूसरा जो कॉटन मिल लगाया गया 1854 में मुंबई में लगाया गया था ना, 1854 में मुंबई में लगाया गया था सेकेंड कॉटन मिल। कॉटन पता होगा एक तरह का यहाँ से खरीफ फसल के अंतर्गत यह आता है, और इसके लिए ब्लैक सॉइल, जिसको आप लोग रेगुर सॉइल के नाम से भी जानते हैं, बहुत ज़्यादा उपयुक्त होता है इसके लिए। ठीक है, और कुछ एक क्वेश्चन और याद रख लीजिएगा, भारत में सबसे पहला बार सीमेंट फैक्ट्री ना, क्या होता है, भारत में सबसे पहला बार जो सीमेंट फैक्ट्री था वो आप लोग को देखने को मिलेगा, लगाया गया था आपको 1904 में चेन्नई में ना, 1904 में चेन्नई में जो है से लगाया गया था आपको सीमेंट फैक्ट्री। फर्स्ट ऑफ ऑल यही चेन्नई है जहाँ पे फर्स्ट टाइम जो है से एड्स का पता चला था 1986 में। ओके, इंडियन लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट भी चेन्नई में ही देखने को मिलेगा। आंसर क्या हो गया? आंसर डी हो गया। और अहमदाबाद सिटी को आप लोग भारत का मैनचेस्टर बोलते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इन विच पार्ट ऑफ इंडिया दंडाकारण्य इज सिचुएटेड। अब दंडाकारण्य क्या होता है? एक तरह का फिजिकल लोकेशन यहाँ पे बोला जाता है इंडिया में। तो दंडाकारण्य क्या होता है? तो यहाँ पे देखने को मिलेगा ईस्टर्न पार्ट में है, अगर थोड़ा सा रहे तो सेंट्रल ईस्टर्न ऐसे पार्ट होता है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे देख लीजिए दंडाकारण्य रीजन है वगैरह देखने को मिलेगा, आंध्र प्रदेश वगैरह यहाँ पे देखने को मिला, छत्तीसगढ़ रीजन वगैरह देखने को मिल रहा है, यहाँ पे उड़ीसा वाले रीजन में देखने को मिलता है। तो ये दंडाकारण्य रीजन है, तो इसका एक लोकेशन इंडिया में है। तो दंडाकारण्य रीजन आपको ईस्टर्न पार्ट में देखने को मिलेगा। ओके, चलिए ये क्वेश्चन एक आता है, व्हाट इज द मोस्ट एक्यूरेट मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग रिलीफ फीचर्स। बोला जाता है कि उच्चावच को दिखाने के लिए सही तरीका क्या होता है। तो देखिए सही तरीका होता है, देखिए हम लोग जो है समोच्च रेखा बनाते हैं, यानी कि कंटूर लाइंस बनाते हैं ना। क्या बनाते हैं? कंटूर लाइंस बनाते हैं। कंटूर लाइंस क्या होता है कि कोई भी पार्टिकुलर जमीन से एक इक्वल हाइट पर बनाते हैं। क्या होता है? इक्वल हाइट दिखाने के लिए जो है जो लाइन ड्रॉ किया जाता है इक्वल हाइट पर, उसको हम लोग कंटूर्स लाइन बोलते हैं। बाकी एक आइसोथर्म भी होता है, वो सारे लाइंस जो सिंपल जो सेम टेम्परेचर को ज्वाइन करते हैं उसको आइसोथर्म बोलते हैं। ठीक है, चलिए तो कुछ याद रखिए, कंटूर लाइन्स हम लोग बनाते हैं। ओके, क्या बनाते हैं? कंटूर लाइन हम लोग बनाते हैं, समोच्च रेखा बनाते हैं अगर रिलीफ फीचर को यानी कि उच्चावच को दिखाना होता है तो। ठीक है, इक्वल एलिवेशन को। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन 19, द पावर प्लांट ऑफ मणिकरण बेस्ड ऑन जियोथर्मल एनर्जी इज। जियोथर्मल समझते हैं? जियो मतलब होता है आपको क्या? जियो मतलब होता है आपका अर्थ, और थर्म मतलब होता है एनर्जी, हीट। तो यानी कि हीट जो अर्थ का हीट है, अर्थ का हीट है उसके टेम्परेचर से देखिएगा तो लगभग जो है आपको देखने को मिलेगा कि उसके टेम्परेचर से जो आप लोग जो एनर्जी जनरेट करते हैं तो वहाँ से आपको उसको जियोथर्मल एनर्जी या जियोथर्मल पावर प्लांट आप लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो कहाँ पे है मणिकरण? अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर या फिर उत्तराखंड? इसका करेक्ट आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा मणिकरण जो है से जियोथर्मल पावर प्लांट। बाकी कुछ आपको बताता हूँ, जैसे कि यह पार्वती वैली में देखने को मिलेगा ना, पार्वती वैली में देखने को मिलता है मणिकरण जो है से जियोथर्मल पावर प्लांट। बाकी देख लीजिएगा, सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट आपका सूरजकुंड झारखंड में है, सूरजकुंड झारखंड में है। इसका टेम्परेचर लगभग 87 डिग्री सेल्सियस है ना, 87 डिग्री सेल्सियस है। फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना होगा तो 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32 कर लीजिएगा, कन्वर्ट हो जाने वाला है। लगभग 87.5 होता है, लेकिन कहीं कहीं देखिएगा 87 डिग्री सेल्सियस वगैरह या फिर 190 डिग्री फ़ारेनहाइट में इसको लिए थे ना, तो इसको देख लीजिएगा आप लोग, 87-87.5 के आसपास इसका टेम्परेचर होता है। नेक्स्ट देखते हैं, एक है आपका तातापानी। क्या है? तातापानी इंपॉर्टेंट है। झारखंड में कौन बताया? सूरजकुंड ना। ये तातापानी आपको देखने को मिलेगा कहाँ पे है भाई? तातापानी छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगा, छत्तीसगढ़ में है, इसको याद रख सकते हैं। और एक है पुग, पुग है जम्मू कश्मीर में, पुग PUGH। तो पुग जो है आपको जम्मू एंड कश्मीर में देखने को मिलेगा कुछ। ये सारा जो क्या है, ये सारा देखने को मिलेगा यहाँ पे जियोथर्मल पावर प्लांट है, यानी कि जब गर्म जल कुंड मतलब पृथ्वी के गर्भ से निकलता है तो वहाँ पे हम लोग पावर प्लांट लगाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 20 पे मूव करते हैं। अभी क्वेश्चन को देख लीजिए ध्यान से।
कंसिडर द फॉलोइंग रिलीफ फीचर, जो रिलीफ फीचर ऊंचा आवाज को उसको आपको ऑर्डर में लगाना है, कहाँ किधर से, साउथ टू नॉर्थ से, साउथ से नॉर्थ में आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको लगाना है। ओके, तो यानी पीछे से जाना है। देख लीजिएगा जास्कर रेंज के बारे में बात किया जा रहा है, फिर धौलाधार रेंज के बारे में, फिर लद्दाख रेंज, उसके बाद कारकोरम रेंज। तो देखिए इसका आपको ऑर्डर लगाते हैं, तो डायग्राम लिया हूँ कि नहीं लिया हूँ, डायग्राम तो है ही नहीं, चलिए बताता हूँ। सबसे पहले आप लोग को देखने को मिलेगा, इसको लगा लीजिएगा। पहले अगर हमको धौलाधार रेंज, जिसको आप लोग व्हाइट रेंज भी बोला जाता है इसको। ओके, तो यहाँ पे देख लीजिएगा धौलाधार जो रेंज है ये आपको हिमाचल प्रदेश देखने होगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेकंड आएगा, क्या आएगा, सेकंड आएगा धौलाधार रेंज। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा फर्स्ट में आएगा, फिर फर्स्ट आएगा जास्कर रेंज। जास्कर रेंज आपको देखने को मिलेगा कश्मीर वाले रीजन में देखने को मिलता है, कश्मीर, तो फर्स्ट लगा लीजिए। उसके बाद आपको जो है से लद्दाख मिलेगा, लद्दाख आपको कैलाश रेंज वगैरह में देखने को मिलता है, कैलाश रेंज यानी कि थर्ड। और उसके बाद लास्ट में आ जाएगा 4 नंबर, जो कि आपका पड़ जाएगा कारकोरम रेंज, आपको अफगानिस्तान और चाइना का बॉर्डर साइड में देखने को मिलता है। तो 2 1 3 4 इधर से नॉर्थ टू साउथ टू नॉर्थ जाएगा, तो 2 1 3 4 सही ऑर्डर आएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, डायग्राम था तो अच्छा से आपको समझ में आता ना, डायग्राम लेना चाहिए था इसको, सब रेंज को। ओके, तो देख लीजिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 21 आता है, कैनेडियन पैसिफिक रेलवे। कैनेडियन पैसिफिक रेलवे जो है किसको किसको रेलवे स्टेशन कनेक्ट करता है, एडमोंटन या हैलिफैक्स, फिर मॉन्ट्रियल या फिर वैनकूवर, या फिर ओटावा या फिर प्रिंस रूफर्ट, या फिर हैलिफैक्स या फिर वैनकूवर। तो इसको देखने को मिलेगा मॉन्ट्रियल और वैनकूवर को कनेक्ट करता है यह कैनेडियन पैसिफिक रेलवे। तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, जेपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। ओके, 2015 का। तो मॉन्ट्रियल और वैनकूवर को कनेक्ट करता है कैनेडियन पैसिफिक रेलवे। ओके, कनाडा है। चलिए, तो ऐसे देख लीजिएगा, मॉन्ट्रियल एक जगह है आपको कनाडा में, तो इंपॉर्टेंट जगह इसलिए होता है क्योंकि 1987 में यहाँ पे ना क्या हो रहा है भाई, 1987 में यहाँ पे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था, जो कि ओजोन लेयर डिप्लीशन से संबंधित है। तो क्वेश्चन कभी कभी पूछते हैं ना, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 का ओजोन परत के संरक्षण से यह रिलेटेड है, तो यही है मॉन्ट्रियल। क्वेश्चन 22 पर मूव करते हैं। विच कमीशन एडवोकेट द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ परमानेंट इंटर स्टेट काउंसिल कॉल्ड इंटर गवर्नमेंटल काउंसिल। बोला जा रहा है कि एक इंटर गवर्नमेंटल काउंसिल जिसको आप बोलते हैं, इंटर स्टेट काउंसिल के लिए कौन सा कमीशन था, पूंजी कमीशन, सरकारिया कमीशन, राधाकृष्णन या फिर मोइली कमीशन। मोइली कमीशन सबसे आप लोग देखने को मिलेगा इधर, एम वीरप्पा मोइली जो थे आपको उनके टाइम में आया था। इसका आंसर होगा सरकारिया कमीशन। तो सरकारिया कमीशन के टाइम में आपको 1990 में देखने को मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटर स्टेट काउंसिल से आर्टिकल 1990 आर्टिकल की 263 ना इंटर स्टेट काउंसिल के बारे में बात करता है, तो इसको याद रख सकते हैं, आर्टिकल 263। तो यही सरकारिया कमीशन था, इसको याद रख लीजिएगा। और बाकी कुछ कुछ चर्चा करता हूँ। पूंजी कमीशन आया था 2007 में, पूंजी कमीशन 2007 में आया था, ये भी सेंट्रल स्टेट रिलेशन के लिए ही था। उसका बाद राधाकृष्णन कमीशन आपको पता होगा यूनिवर्सिटी के लिए था, आपको यूनिवर्सिटी वगैरह सुधार वगैरह के लिए था, आपको देखने को मिलेगा। और एम वीरप्पा मोइली जो कमीशन था 2005 में आया था, क्या आया था, एम वीरप्पा मोइली जो कमीशन था वो आपको 2005 में देखने को मिलेगा। और यह जो था से एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमेटी था, यानी कि ARC था, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमेटी, यानी कि प्रशासनिक सुधार जो था समिति था, दूसरी समिति था ना, दूसरी कमेटी था। पहले 1966 में भी आप लोग देखने को मिलेगा, मोरारजी देसाई के टाइम में जो है से आया था ना, तो इसको याद रख सकते हैं आप लोग। जो सर सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म था यह, ओके, वीरप्पा मोइली के टाइम में। बाकी रंगराजन कमेटी याद रख लीजिएगा, रंगराजन कमेटी 1993 का है, या डिस इन्वेस्टमेंट यानी कि विनिवेश के बारे में बात करता है। ओके, आंसर सरकारिया कमीशन हो गया ना, सरकारिया कमीशन। क्वेश्चन 23 पे मूव करते हैं। हु आर द मेन लीडर ऑफ द होल सिबुम रीजन इन 1857 रिवॉल्यूशन। 1857 क्रांति आपको पता होगा, वीडी सावरकर के द्वारा फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस कहा गया है। तो आप लोगों को देखने को मिलेगा जो सिबुम रीजन था, तो वहाँ पे लीड कौन कर रहे थे, राजा दुर्जनशाल, राजा अर्जुन सिंह, आपको ठाकुर विश्वनाथ शाही देखने को मिलेगा, या फिर टिकैत उमराव सिंह। तो इसका आंसर होगा राजा अर्जुन सिंह। तो राजा अर्जुन सिंह पूरा सिबुम रीजन का लीड कर रहे थे 1857 की क्रांति के लिए। और 1857 क्रांति कब स्टार्ट हुआ था, कल इसका आप लोग को देखने को मिलेगा 10 मई से शुरू हुआ था, मेरठ से, आपको याद होगा। बाकी सारी चीज़ तो आपको पता होगा दुर्जनशाल वगैरह के बारे में।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन वगैरह 24 फ्रॉम विच संस्कृत वर्ड है द वर्ड लैक ओरिजिनेटेड। लाख जो वर्ड आप लोग देखे हैं, कहीं कहीं इसको लाख भी आप लोग बोलते हैं, इसका मतलब पता है ना, एक पे कितना जीरो, 5 जीरो, तो ये लाख हो गया। तो ये लाख जो वर्ड आप लोग देखने को मिलेगा, किस वर्ड से जो है उत्पन्न हुआ है। जेपीसी में क्वेश्चन आया था, इतना छोटा छोटा क्वेश्चन, तो देख लीजिएगा जेपीसी क्वेश्चन है, ये लक्ष्य से वर्ड से आया है ना, लक्ष्य से निकल कर आया है लाख। बाकी लाख इंपॉर्टेंट इसीलिए हो जाता है क्योंकि देखिएगा कि लाख जो चिपचिपा पदार्थ होता है, जैसे कि इसका रिसर्च इंस्टीट्यूट भी है, जैसे कि इंडियन रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ रेजिन्स एंड गम्स, ये आपको रांची में देखने को मिलेगा। और शॉर्टकट में बोले तो भारतीय लाह अनुसंधान संस्थान, शॉर्टकट में बोल सकते हैं, तो आपको रांची में देखने को मिला, नामकुम रांची में देखने को मिलता है ना, तो इसको याद रख सकते हैं आप लोग। 1925 में इसको इस्टेब्लिशमेंट किया गया था, आज़ादी से पहले का ही बात है। ओके, चलिए बाकी लाह का थोड़ा सा उत्पादन कौन कौन स्टेट टॉप पे है। सबसे पहले झारखंड आता है फर्स्ट पे, टॉप में आपको छत्तीसगढ़ देखने को मिलेगा, उसके बाद आपको वेस्ट बंगाल देखने को मिलेगा और महाराष्ट्र। याद रखिएगा लाह का प्रोडक्शन में यही टॉप 4 स्टेट्स यही है, झारखंड लीड करता है, आपको उसमें भी रांची सबसे ज़्यादा है। ओके, चलिए भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, आपको रांची में देखने को मिलेगा, तो लक्ष्य इसका आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन 25, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइबल लीडर्स फ्रॉम छोटा नागपुर वाज द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। बोला जा रहा है कि जो कौन से वह छोटा नागपुर के ऐसे पर्सन थे जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मेंबर थे। संविधान सभा जब बना था उसमें टोटल 389 मेंबर थे, याद है आपको, संविधान सभा बना था तो 389 मेंबर थे, जिसके 9 दिसंबर 1946, ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को मेंबर बने थे सच्चिदानंद सिन्हा, उसको तो परमानेंट आपको बने थे 11 दिसंबर को राजेंद्र प्रसाद जी बने थे। ओके, परमानेंट मेंबर मतलब परमानेंट अध्यक्ष बोलेंगे, मेंबर थोड़ी। तो कौन पर्सन थे जो कि संविधान सभा के वहाँ पे एक मेंबर थे उसमें, तो ये आंसर हो जाएगा आपका जयपाल सिंह। जयपाल सिंह मुंडा थे वो पर्सन जो कि वहाँ पे एक मेंबर थे, तो याद रखिएगा। जयपाल सिंह के नेतृत्व में आपको पता होगा 1928 बहुत इंपॉर्टेंट है, एम्स्टर्डम ओलंपिक में इंडिया गोल्ड जीता था हॉकी में, हॉकी के प्लेयर है, इनको आप लोग मारंग गोमका के नाम से जानते हैं ना, मारंग गोमके के नाम से आप लोग इनको जानते हैं, जयपाल सिंह को। ओके, याद रखिएगा। बाकी आदिवासी महासभा का गठन इनके द्वारा किया गया था 1938 में, तो बहुत चीज़ इंपॉर्टेंट है इनके बारे में, देख लीजिए। वह एम्स्टर्डम ओलंपिक हुआ था ना उस समय, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ सकते हैं, एम्स्टर्डम ओलंपिक। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 देते हैं, व्हाट इज द लिटरेरी मीनिंग ऑफ बिरहोर। बिरहोर जनजाति आप लोग नाम सुने होंगे, तो बिरहोर का क्या अर्थ है। जैसे सरहुल वगैरह आप लोग बताया था, सरहुल का अर्थ होता है साल ट्री वगैरह। ओके, क्या होता है, सरहुल का मतलब साल ट्री होता है। तो उस तरह से देखिएगा कि बिरहोर का क्या मतलब होता है, तो मैन ऑफ फॉरेस्ट, नेचर लविंग मैन, पायस मैन या फिर जनरल मैन। इसका आंसर होगा मैन ऑफ फॉरेस्ट। तो मैन ऑफ जो है से फॉरेस्ट कहा जाता है बिरहोर जनजाति को। ओके, तो इसको याद रखिएगा। प्रोटो ऑस्ट्रेलियाट ग्रुप से बिलोंग करते हैं। ओके, ऑस्ट्रो एशियाटिक जो है इनका भाषा समूह है ना, तो याद रखिएगा बिरहोर जनजाति झारखंड में देखने को मिलेगा। टोटल झारखंड जनजाति 32 जनजाति है ना, 32 जनजाति, जिसमें 8 जनजाति आपको आता है, आपको आदिम जनजाति के अंतर्गत आता है। ओके, चलिए हो गया सारा। बाकी सबसे जो झारखंड में सबसे लार्जेस्ट जनजाति कौन है, संथाल ना, याद रखिएगा। संथाल आता है, उरांव वगैरह, मुंडा हो ऐसे आता है। तो संथाल जनजाति सबसे ज़्यादा है, लगभग जितना भी जनजाति जनसंख्या उसका 34% लगभग है संथाल जनजाति। और भारत में सबसे ज़्यादा संथाली जनजाति है, भारत में सबसे ज़्यादा जनजाति संथाल जनजाति ही है। अभी जेपीएससी 2021 का एग्जाम हुआ था, उसमें क्वेश्चन आया था संथाल, इसको याद रख सकते हैं। और सबसे पुरानी जनजाति बताया था ना आपको, असुर जनजाति झारखंड माना जाती है सबसे पुरानी जनजाति है। तो ये सारा कुछ क्वेश्चन था, थोड़ा सा तबीयत नॉर्मल नहीं था जिसके चलते वीडियो थोड़ा सा आगे पीछे हो गया। तो यहाँ तक आते हैं, तो जे जरूर लिखिएगा, वीडियो कैसा लगा आपको जरूर बताइएगा। और आपका पेपर वर्क का कोर्स जल्द लॉन्च होने वाला है, बहुत सारा वीडियो मैं अपडेट कर चुका हूँ, तो कैसे कैसे क्या होगा आपको जल्द बताया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे भारतम।